कुरुक्षेत्र के नीचे छुपे लौह युग के रहस्यों की शुरुआत तब सामने आने लगी जब 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में एएसआई और विभिन्न आर्कियोलॉजी इंस्टीट्यूट्स ने इस क्षेत्र की भू स्तरीय खुदाई को गहराई से शुरू किया। और जैसे जैसे एक्सकवेशन लेयर्स नीचे जाती गई, वैज्ञानिकों को साफ पता चला कि आज का कुरुक्षेत्र सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि हजारों साल पहले विकसित हुई एक जटिल आयरन एज सेटलमेंट का हिस्सा था, जिसकी जड़ें लगभग 1200 BCE यानी पेंटेड ग्रे वेयर PGW सभ्यता तक जाती हैं। इस सभ्यता को महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है क्योंकि PGW साइट्स लगभग वही मिलती हैं जहां ग्रंथों में उल्लेखित जनपद बसे थे। एक्सकवेशंस में आर्कियोलॉजिस्ट्स को कई ऐसे संकेत मिले जो दर्शाते हैं कि कुरुक्षेत्र के नीचे मल्टीलेयर्ड हैबिटेशन थी। ऊपरी लेयर में मेडिवल काल की मिट्टी, उससे नीचे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की झलक और उससे भी गहराई में एक विशाल PGW फैला हुआ क्षेत्र जिसमें चारकोल पैचेस, बर्न्ट फ्लोर्स, आयरन स्लैग फर्नेसेस, टेराकोटा बीड्स, कॉपर एरोहेड्स और प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स मिले, जो इस बात का मजबूत आधार देते हैं कि यहाँ लौह उद्योग से जुड़ी गतिविधियां बड़े पैमाने पर होती थीं। कई जगहों पर कॉम्पैक्ट मड फ्लोर्स और पोस्ट होल्स पाए गए जो या तो बड़े हॉल्स या डिफेंसिव वुडन स्ट्रक्चर्स की ओर संकेत करते हैं, और इनकी अलाइनमेंट देखकर शोधकर्ताओं को ऐसा लगा कि संभवतः ये किसी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन या कम्युनल वर्किंग एरिया का हिस्सा थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि कुरुक्षेत्र केवल युद्धभूमि नहीं, एक एक्टिव अर्बन क्राफ्ट सेंटर भी था। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार GPR सर्वेस ने भी जमीन के नीचे कई लिनियर अनोमलीज दिखाई, कुछ इतने सीधे और नियमित आकार के कि एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया कि ये किसी तरह की मैन-मेड ट्रेंचेस या बेरीड पाथवेज हो सकते हैं, और इनका रास्ता कुरुक्षेत्र के पुराने जल स्रोतों की दिशा में जाता है, जो इस क्षेत्र में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स की प्राचीनता की ओर इशारा करता है। एक्सकवेशंस में बड़े पैमाने पर आयरन टूल्स जैसे सिकल्स, नेल्स, स्पीयर हेड्स, चिजल्स, टोंग्स, नाइफ ब्लेड्स भी मिले, जिनमें से कई हीट ट्रीटमेंट के संकेत दिखाते हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय यहाँ के लोग एडवांस्ड स्मेल्टिंग टेक्निक्स का उपयोग करते थे। यह खोज विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया के आयरन एज की शुरुआत के सबसे मजबूत प्रमाण इन्हीं क्षेत्रों में मिले हैं। कई जगहों पर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने विट्रिफाइड रिफ्यूज यानी अत्यधिक तापमान में पिघली हुई मिट्टी भी पाई, जो सीधे सीधे किसी बड़े इंडस्ट्रियल फर्नेस या लार्ज स्केल आयरन प्रोसेसिंग एक्टिविटी की ओर संकेत करती है, और इसी वजह से विशेषज्ञों ने कुरुक्षेत्र को नॉर्थ इंडिया के सबसे पुराने आयरन प्रोडक्शन हब्स में से एक माना है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस क्षेत्र में मिले हैबिटेशन लेयर्स में फायर डिस्ट्रक्शन के कई चिन्ह भी पाए गए, काले पड़े दीवारों के अवशेष, बर्न्ट पॉटरी, रैपिड अबैंडनमेंट के संकेत, जिन्हें कुछ शोधकर्ता किसी लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट या नेचुरल डिजास्टर से जोड़ते हैं, जबकि कुछ इसे उस समय की रीजनल इंस्टेबिलिटी का परिणाम मानते हैं। जिससे यह सवाल उठता है कि क्या कुरुक्षेत्र में सिर्फ धार्मिक गतिविधियां होती थीं या यहाँ कभी कोई बड़ा सोशियो पॉलिटिकल अपहीवल भी हुआ था। एक्सकवेशंस में मिले बीड्स, स्पिंडल वर्ल्स, स्टोन वेट्स और टेराकोटा फिगुरीन्स यह दर्शाते हैं कि यहाँ टेक्सटाइल, ट्रेड और रिचुअल एक्टिविटीज भी होती थीं और सेटलमेंट पूरी तरह से सेल्फ सस्टेन्ड थी। आयरन स्लैग की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि कई शोध पत्रों में कुरुक्षेत्र को आयरन प्रोसेसिंग कॉरिडोर तक कहा गया, जिसका लिंकिंग एविडेंस पानीपत, कैथल और करनाल की अन्य PGW साइट्स में भी मिला। इन सभी डिस्कवरीज को एक साथ जोड़कर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि कुरुक्षेत्र के नीचे एक विस्तृत टेक्नोलॉजिकली एक्टिव आयरन एज सेटलमेंट दबी हुई है, जो न केवल महाभारत में वर्णित सभ्यता की याद दिलाती है बल्कि साइंटिफिकली वेरिफाइड पैटर्न्स भी प्रस्तुत करती है, जो इस क्षेत्र को उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल क्लस्टर्स में शामिल करती है।
महाभारत और उससे जुड़े प्राचीन ग्रंथों में कुरुक्षेत्र को न केवल एक युद्धभूमि के रूप में वर्णित किया गया है, बल्कि इसे एक ऐसे रणनीतिक क्षेत्र के रूप में भी दर्शाया गया है जहां कई छिपे हुए मार्ग, सुरक्षित पथ और भूमिगत संरचनाओं का संदर्भ मिलता है। और इन सब की ऐतिहासिक व्याख्या करते हुए शोधकर्ता यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में उस समय किसी तरह के अंडरग्राउंड राउट्स या फोर्टिफाइड एस्केप पैसेजेस उपयोग में लिए जाते थे। महाभारत के वन पर्व, द्रोण पर्व और भीष्म पर्व में कई जगह गुप्त पथ, निर्यात मार्ग, अंतःपथ और रहस्य मार्ग जैसे शब्द मिलते हैं, जिन्हें कई विद्वान केवल रूपक मानते हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वेस बताते हैं कि उस क्षेत्र में प्राचीन काल से ही सीजनल टनल्स और नेचुरल सबटेरेनियन पैसेजेस मौजूद थे, जिनका उपयोग पानी, सैन्य रणनीति और यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया जाता था। कृष्ण और उनके रणनीतिक कौशल पर आधारित संदर्भों से यह ज्ञात होता है कि युद्ध के दौरान उन्होंने कई ऐसे मार्गों का इस्तेमाल किया जो सामान्य सैनिकों के लिए ज्ञात नहीं थे, और यह भी उल्लेख आता है कि रात के समय सेनाओं को रिपोजिशन करने के लिए रात्रि मार्ग उपयोग में लाए जाते थे, जिनके बारे में कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह उस क्षेत्र की नदी आधारित गुफाओं, रेवाइन्स और शैलो ट्रेंचेस की ओर संकेत हो सकता है, क्योंकि सरस्वती, दृशद्वती यमुना के संगम क्षेत्र में प्राचीन समय में बेहद जटिल जलमार्ग और कटाव बने हुए थे, जो आज भी भूवैज्ञानिक स्तर पर ट्रेस किए जा सकते हैं। महाभारत के अनुसार कृष्ण कई बार अचानक बैटलफील्ड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचे, और यह मोबिलिटी संयोग नहीं बल्कि भूगोल की गहरी समझ और पहले से बने रास्तों की जानकारी का परिणाम थी। इसी संदर्भ में कुछ पुरालेखों ने संकेत दिए हैं कि उस समय के राजाओं के पास नैरो डिफेंसिव ट्रेंचेस थे जो दुश्मन की नज़र से छिपे रहते थे और रात में वॉरियर्स को लेवर्स और हिडन पाथवेज के माध्यम से बैटलफील्ड के एजेस पर पहुंचाते थे, जो बाद में मिट्टी के नीचे दब गए और आज केवल जीपीआर अनोमलीज के रूप में दिखाई देते हैं। कुरुक्षेत्र रीजन की आधुनिक आर्कियोलॉजी से यह भी पता चलता है कि वहां कई प्री एग्जिस्टिंग हरप्पन वाटर चैनल्स और अबैंडन्ड ड्रेन्स मौजूद थे, जिन्हें आयरन एज के लोगों ने मॉडिफाई किया, और महाभारत के काल तक यह संभव है कि इन्हें आपातकालीन मूवमेंट के लिए भी उपयोग किया गया हो। कुछ रिसर्चर्स यह भी बताते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती के नीचे बहने वाले मार्ग का उल्लेख मिलता है, और जब इस संदर्भ को भूवैज्ञानिक रिपोर्टों से मिलाया गया तो पता चला कि यह क्षेत्र सबसर्फिस ड्रेनेज सिस्टम्स और पैलियो चैनल्स से भरा हुआ है, जहां 4-6 मीटर गहराई में कंटिन्यूअस कैविटीज मिलती हैं, जो हजारों साल पुराने सीजनल टनल्स का प्रमाण देती हैं। कृष्ण का कुरुक्षेत्र में नाइट टाइम स्ट्रैटेजी और सडन अपीयरेंस कई विद्वानों द्वारा टैक्टिकल मास्टरी माना गया है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन इसे भूगोल और ड्रेनेज बेस्ड अंडरग्राउंड पैसेजेस तक ले जाती है, जिनका प्रयोग उस समय ग्योरिला मूवमेंट या सडन रिपोजिशनिंग के लिए किया जा सकता था। महाभारत में बार बार यह संदर्भ आता है कि कौरवों ने कई मार्ग बंद कर दिए या युद्धक्षेत्र के मुहानों पर सैनिकों की तैनाती कर दी गई, जिससे यह संकेत मिलता है कि कुरुक्षेत्र में आने जाने के कई रास्ते थे, जिनमें से कुछ कम गहराई वाले अंडरग्राउंड कट पैसेजेस भी हो सकते हैं, जो बाद में सतह क्षरण के कारण मिट्टी में दब गए। आज भी एएसआई द्वारा की गई कई माइक्रो एक्सकवेशंस में टनल लाइक डिप्रेशंस, अलाइंड कैविटीज और अनयूजुअल सॉइल कंपैक्शन पैटर्न्स मिले हैं, जिनका अलाइनमेंट कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र की एंशिएंट मैपिंग से मेल खाता है, और इसी वजह से महाभारत में बताए गए रहस्यमयी मार्ग इतिहास और आर्कियोलॉजी के संयुक्त अध्ययन में केवल मिथक नहीं बल्कि प्राचीन भूगोल आधारित टैक्टिकल कॉरिडोर्स की ओर संकेत करते दिखते हैं। पेंटेड ग्रे वेयर (PGW) कल्चर का सच समझना कुरुक्षेत्र की प्राचीनता और इसे युद्धभूमि बनने के पीछे की ऐतिहासिक परतों को समझने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी माना जाता है,
क्योंकि लगभग 1200-800 बीसीई के बीच विकसित हुई यह सभ्यता उत्तर भारत के आयरन एज की सबसे प्रभावशाली सांस्कृतिक पहचान थी और इसकी सबसे अधिक और सबसे स्पष्ट उपस्थिति कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, बागपत, पानीपत, करनाल और कैथल के उस पूरे क्षेत्र में मिलती है जिसे महाभारत काल के राज्यों और युद्ध क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। पीजीडब्ल्यू सभ्यता का नाम इसके विशिष्ट ग्रे कलर्ड पॉटरी से पड़ा, जिस पर काले रंग से जियोमेट्रिक पैटर्न्स बनाए जाते थे, और एक्सकवेशन रिपोर्ट्स में कुरुक्षेत्र की मिट्टी में इस तरह के हजारों पॉटरी शर्ड्स मिले हैं जो इस क्षेत्र को महाभारत काल के आर्कियोलॉजिकल बेसलाइन से जोड़ने वाला सबसे मजबूत प्रमाण बनाते हैं। इस सभ्यता की खासियत यह थी कि यह ट्रांजिशन पीरियड थी। एक ओर यह लेट हड़प्पन काल की परंपराओं को आगे बढ़ाती थी और दूसरी ओर यह अर्ली आयरन एज की शुरुआत को भी दर्शाती थी, जहां लोग बेहतर तकनीक, कृषि और धातु प्रसंस्करण में अग्रणी होने लगे थे। कुरुक्षेत्र रीजन में मिले पीजीडब्ल्यू लेयर्स में मड हाउसेस के अवशेष, फोर्टिफाइड बाउंड्रीज, पोस्ट होल्स, हर्ट्स, स्टोरेज पिट्स और लार्ज स्केल आयरन स्लैग पाया गया, जिससे पता चलता है कि यह क्षेत्र न केवल कृषि और व्यापार से समृद्ध था बल्कि युद्ध के लिए आवश्यक आयरन वेपनरी भी यहीं तैयार होती थी। पीजीडब्ल्यू सेटलमेंट्स की स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी इस बात को स्पष्ट करती है कि कुरुक्षेत्र क्यों युद्धभूमि बना, क्योंकि यह गंगा यमुना सरस्वती के बीच का केंद्रीय क्षेत्र था, जहां से उत्तर भारत के कई प्राचीन जनपदों का कारोबार, मार्ग और राजनीतिक संपर्क नियंत्रित होते थे, और इसी वजह से इसका नियंत्रण प्राप्त करना हर बड़ी शक्ति का लक्ष्य था। एक्सकवेशंस में मिले चार्ड फ्लोर्स और बर्न्ड स्ट्रक्चर्स इस बात की ओर भी संकेत करते हैं कि इस क्षेत्र ने कई छोटे बड़े संघर्ष झेले और कई हैबिटेशन लेयर्स अचानक नष्ट हुई, जो आर्कियोलॉजिकल टर्म्स में अक्सर किसी वायलेंट इवेंट या बड़े युद्ध की ओर संकेत करती हैं। पीजीडब्ल्यू संस्कृति के लोगों के बारे में यह भी ज्ञात होता है कि वे एडवांस्ड आयरन मेटलर्जी में दक्ष थे। कुरुक्षेत्र में मिले स्पीयरहेड्स, एरोहेड्स, नाइव्स और एक्सेस हीट ट्रीटमेंट के संकेत दिखाते हैं, जो उस समय के लिए अत्यंत विकसित तकनीक मानी जाती है। यह बात महाभारत के वर्णनों से भी मेल खाती है, जहां लौह अस्त्रों का प्रभावशाली उपयोग बताया गया है, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सिद्ध करता है कि उस समय के राजवंश वेपन्स और टूल्स दोनों के उत्पादन में अत्यंत कैपेबल थे। पीजीडब्ल्यू कल्चर की दूसरी बड़ी विशेषता इसकी सेटलमेंट प्लानिंग थी। कई साइट्स पर समान आकार की रेजिडेंशियल यूनिट्स, सेंट्रलाइज्ड ओपन कोर्टयार्ड्स और स्टोरेज स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि समाज सुव्यवस्थित था और बड़े समुदाय एक वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न के तहत रहते थे। कुरुक्षेत्र में पीजीडब्ल्यू ऑक्यूपेशनल लेयर्स के नीचे हड़प्पन लेवल्स के ट्रेसेस मिलने से यह और भी प्रमाणित होता है कि यह क्षेत्र हजारों सालों से निरंतर बसा हुआ था और समय के साथ सभ्यताओं का केंद्र बनता गया। इन सब आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स को जब एक साथ रखा जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर ही वह फाउंडेशन थी जिसने कुरुक्षेत्र को सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बना दिया, और इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ही आगे चलकर महाभारत जैसे विशाल युद्ध का मंच बनी। भीरराना से राखीगढ़ी तक फैला हुआ आर्कियोलॉजिकल बेल्ट उत्तर भारत की उस दुर्लभ भूमि का प्रतिनिधित्व करता है जहां हड़प्पन वैदिक ट्रांजिशन को सबसे स्पष्ट और वैज्ञानिक रूप से समझा जा सकता है, और यही वजह है कि कुरुक्षेत्र के आसपास की खुदाइयों को केवल आयरन एज या महाभारत तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें इस पूरे क्षेत्र की 9000 प्लस साल की सांस्कृतिक कंटिन्यूइटी का हिस्सा समझा जाता है। भीरराना, जिसे अब तक की सबसे प्राचीन हड़प्पन साइट लगभग 7500 से 6000 बीसीई माना जाता है, ने यह साबित कर दिया कि इस क्षेत्र में मानव बसावट इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले की है, और इसके आर्कियोलॉजिकल लेयर्स ने दिखाया कि पहले की प्री हड़प्पन सेटलमेंट्स धीरे धीरे मैच्योर हड़प्पन सिस्टम्स की ओर बढ़ी, यानी यह क्षेत्र एक अनइंटरप्टेड कल्चरल एवोल्यूशन का गवाह है।
भीरराना में आर्कियोलॉजिस्ट्स को अर्ली मड ब्रिक हाउसेस, कॉम्पैक्ट स्ट्रीट्स, स्पेशलाइज्ड हर्ट्स, कैटल एनक्लोजर्स और परफोरेटेड जार सेगमेंट्स मिले हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वहां अर्ली कॉपर इम्प्लीमेंट्स और हैंडक्राफ्टेड पॉटरी के साथ साथ ऐसे स्टोरेज पिट्स भी मिले जिनका उपयोग फूड सरप्लस रखने के लिए होता था। यह दर्शाता है कि यह क्षेत्र उस समय एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंटेशन और कैटल बेस्ड इकोनॉमी का केंद्र था। जैसे जैसे हम इस बेल्ट में आगे बढ़ते हैं, राखीगढ़ी, जो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी हड़प्पन सेटलमेंट है, उस ट्रांजिशन को और स्पष्ट करती है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट्स को 7 सेटलमेंट माउंड्स में अलग अलग कालखंडों की ऑक्यूपेशनल लेयर्स मिली, जिनमें ड्रेनेज सिस्टम्स, वाइड रोड्स, बीड मेकिंग वर्कशॉप्स, टेराकोटा सील्स, ब्रॉन्ज टूल्स और स्केलेटल रिमेन्स शामिल थे। जेनेटिक रिसर्च, विशेषकर राखीगढ़ी के डीएनए अध्ययन ने दिखाया कि हड़प्पन पॉपुलेशन जेनेटिकली डाइवर्स थी, लेकिन लोकल कंटिन्यूटी दिखाती थी। यानी यह क्षेत्र किसी बड़ी बाहर से आई आबादी का परिणाम नहीं बल्कि इंडिजिनस एवोल्यूशन था। हड़प्पन वैदिक ट्रांजिशन को समझने में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब रिसर्चर्स ने इस एंटायर बेल्ट में पेंटेड ग्रे वेयर (PGW) लेवल्स को हड़प्पन लेट फेजेस के ऊपर पाया। इसका अर्थ यह था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइनिंग फेज के बाद भी सेटलमेंट्स पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, बल्कि वे धीरे धीरे बदलकर नए कल्चरल पैटर्न्स को अपनाती गईं, जिन्हें बाद में वैदिक कल्चर के रूप में पहचाना गया। भीरराना और राखीगढ़ी के बीच कई स्मॉलर साइट्स जैसे फरमाना, मित्थल, सीसवाल और कुनाल इस बात का प्रमाण देती हैं कि यहाँ नेटवर्क आधारित क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स थीं, जिनमें हड़प्पन से लेकर आयरन एज तक की मिक्स्ड टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती हैं, जैसे एडवांस्ड पॉटरी फायरिंग, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स, बीड फर्नेसेस और बाद के काल में आयरन स्मेल्टिंग पैचेस, जो यह दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजिकल कंटिन्यूटी बार बार टूटने के बजाय धीरे धीरे इवॉल्व हुई। पेलियो एनवायरनमेंट स्टडीज बताते हैं कि घग्गर, हकरा सरस्वती रिवर सिस्टम के सूखने के बाद सेटलमेंट्स ने अपने पैटर्न्स बदले। कहीं लोग नदी के पश्चिमी हिस्से में शिफ्ट हुए, कहीं पूर्वी बेल्ट में ग्राउंड वाटर आधारित हैबिटेशंस बढ़ी, और इस इकोलॉजिकल शिफ्ट ने ही वैदिक सेटलमेंट्स को विकसित होने का मौका दिया। इसी वजह से इस बेल्ट में हड़प्पन ड्रेन्स और PGW हर्ट्स एक ही जोन में मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों फेजेस ने एक ही भूसंरचना का अलग तरीकों से उपयोग किया। कुरुक्षेत्र के आसपास पाई गई मिक्स्ड लेयर्स, हड़प्पन सिरामिक्स प्लस PGW शर्ड्स प्लस आयरन स्लैग, साइंटिफिकली यह साबित करती हैं कि यह क्षेत्र केवल लेट हड़प्पन और वैदिक ईपॉक्स के बीच का गैप जोन नहीं था, बल्कि एक एक्टिव कल्चरल कॉरिडोर था, जहां नई सभ्यताएं पुरानी के अवशेषों पर खड़ी हुईं। जब GPR सर्वेस किए गए तो कई जगह हड़प्पन टाइप रेक्टिलिनियर प्लानिंग और उसके बगल में वैदिकेज सर्कुलर हर्ट्स एक ही सेटलमेंट के भीतर पाए गए, जो सीधे सीधे दिखाता है कि कई पीढ़ियों तक लोग यहाँ लगातार रहते रहे और समय के साथ अपने सामाजिक ढांचे बदलते गए। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि राखीगढ़ी में मिले मेटल फर्नेसेस और कुरुक्षेत्र बेल्ट में मिले आयरन प्रोसेसिंग पैचेस एक टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन चेन का संकेत देते हैं। पहले कॉपर, ब्रॉन्ज हड़प्पन मेटलर्जिस्ट्स और बाद में आयरन वर्किंग PGW आर्टिसंस उसी भौगोलिक क्षेत्र में काम कर रहे थे, बस उनके समय और तकनीक में फर्क था। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के इस एंटायर आर्कियोलॉजिकल स्ट्रेच ने यह लगभग प्रमाणित कर दिया है कि हड़प्पन कोलैप्स किसी सडन डिजास्टर का परिणाम नहीं था, बल्कि इकोलॉजिकल शिफ्ट्स, रिवर माइग्रेशन और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ने मिलकर नई सांस्कृतिक परतें पैदा की, जिनमें वैदिक पैटर्न्स और बाद में आयरन एज कम्युनिटीज उभरी। इसलिए भीरराना से राखीगढ़ी तक की यह साइंटिफिक स्टडी कुरुक्षेत्र को केवल धार्मिक या पौराणिक दृष्टि से नहीं बल्कि एक लेयर्ड सिविलाइजेशन जोन के रूप में देखना सिखाती है, जहां हजारों सालों की अनइंटरप्टेड ह्यूमन एक्टिविटी ने कई छिपी सेटलमेंट्स, इंडस्ट्रियल हब्स और कल्चरल ट्रांजिशंस को जन्म दिया, जिनका बड़ा हिस्सा आज भी जमीन के नीचे साइंटिफिक एक्सकवेशन का इंतजार कर रहा है।
कुरुक्षेत्र क्षेत्र में प्राचीन लौह प्रसंस्करण आयरन मेटलर्जी के प्रमाण भारतीय इतिहास की उन दुर्लभ कड़ियों को जोड़ते हैं जो यह दिखाते हैं कि हरियाणा का यह इलाका न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण था बल्कि तकनीकी और धातुकर्म मेटलर्जी के मामले में भी बेहद उन्नत था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने कुरुक्षेत्र, भगवानपुरा, मित्थल, दधेरी, भिवानी और अग्रोहा जैसे स्थलों पर खुदाई के दौरान ऐसे उपकरण, फर्नेस रिमेन्स, स्लैग डिपॉजिट्स और आयरन स्मेल्टिंग पिट्स खोजे हैं जो लगभग 1800 से 1200 बीसीई की अवधि के हैं, यानी उन समयों के जब लौह युग का शुरुआती विकास भारत में तेजी से हो रहा था। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि यहाँ मिले आयरन आर्टिफैक्ट्स जैसे स्पीयरहेड्स, एरोहेड्स, एग्रीकल्चरल टूल्स, टोंग्स, नेल्स और फर्नेस प्लेट्स काफी रिफाइंड क्वालिटी के थे, जिससे पता चलता है कि स्थानीय कारीगर न केवल आयरन एक्सट्रैक्शन की तकनीकों में माहिर थे बल्कि उन्हें कंट्रोल्ड हीटिंग, कार्ब्यूराइजेशन, फोर्जिंग और क्वेंचिंग जैसी हाई लेवल मेटलर्जिकल टेक्निक्स की समझ भी थी। कई शोधों में यह भी पाया गया कि कुरुक्षेत्र बेल्ट में इस्तेमाल होने वाला आयरन शायद नियर बाय अरावली रेंज के ओरे से प्राप्त होता था, जहां से कच्चा आयरन ओरे ट्रेड राउट्स के माध्यम से नॉर्थवर्ड क्षेत्रों में पहुंचता था। पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर साइट्स पर मिले आयरन टूल्स की यूनिफॉर्मिटी यह संकेत देती है कि यह प्रोडक्शन रैंडम नहीं था बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड आयरन इंडस्ट्री के तहत होता था, जिसमें स्टैंडर्डाइज्ड फर्नेसेस, तुएरे पाइप्स, हवा नियंत्रित करने वाली मिट्टी की नलियां, स्लैग डिस्पोजल पिट्स और वर्कशॉप क्लस्टर्स शामिल थे। इस क्षेत्र में मिले मल्टीपल फर्नेस लेयर्स और मेटलर्जिकल वेस्ट दर्शाते हैं कि यह केवल ओकेजनल स्मेल्टिंग नहीं था बल्कि लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल स्केल आयरन प्रोडक्शन था, जो उस समय की अर्थव्यवस्था, कृषि प्रोडक्टिविटी और युद्ध की रणनीतियों को प्रभावित करता था। कुछ फर्नेसेस सर्कुलर थे जबकि कुछ रेक्टेंगुलर, जिनमें चारकोल और स्पेसिफिक ओरे मिक्स का प्रयोग होता था ताकि रिक्वायर्ड टेम्परेचर 1100-1200 सी आसानी से प्राप्त की जा सके। मेटलर्जिकल एनालिसिस से यह भी साबित हुआ कि कुरुक्षेत्र रीजन में रॉट आयरन के अलावा अर्ली स्टील लाइट एलॉय भी तैयार किया जाता था, जिसमें कार्बन कंटेंट को नियंत्रित किया जाता था। यह कैपेबिलिटी दर्शाती है कि स्थानीय कारीगर प्रिमिटिव स्टील मेकिंग के शुरुआती चरणों में महारत रखते थे। कई शोधों के अनुसार कुरुक्षेत्र के आसपास की सेटलमेंट्स में आयरन वर्किंग विशेषज्ञों के अलग क्वार्टर्स थे, जिन्हें आर्कियोलॉजिकल लेयर्स में अक्सर क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन जोन्स कहा जाता है, और यह संकेत देता है कि समाज में मेटलर्जी एक सम्मानित, संगठित और डिमांड ड्रिवन स्किल थी। इसके अलावा मिलते हुए ब्रोकन एनविल्स, हैमर स्टोन्स और हाफ फिनिश्ड आयरन टूल्स यह साबित करते हैं कि यहाँ प्रोडक्शन के साथ साथ रिपेयर एंड रिफैशनिंग इंडस्ट्री भी थी, यानी लौह उपकरणों का रीयूज और रिफाइनमेंट किया जाता था। जब इन सभी प्रमाणों को एक साथ रखा जाता है तो यह स्पष्ट होता है कि कुरुक्षेत्र केवल महाभारत युद्ध का पौराणिक केंद्र नहीं था, बल्कि यह उत्तर भारतीय आयरन एज का एक शक्तिशाली तकनीकी हब था जिसने एग्रीकल्चर, वॉरफेयर, कंस्ट्रक्शन और ट्रेड के विकास में निर्णायक भूमिका निभाई। इस मेटलर्जिकल स्ट्रेंथ ने कुरुक्षेत्र को एक रणनीतिक भूगोलिक क्षेत्र बनाया जहां तकनीक, अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति का संगम था, और यही कारण है कि यह क्षेत्र महाभारत काल के वर्णनों में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुरुक्षेत्र बैटलफील्ड मैपिंग के मॉडर्न जियोफिजिकल सर्वेस, रिमोट सेंसिंग डेटा, जीपीआर, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार स्कैन्स और आर्कियोलॉजिकल सरफेस स्टडीज यह संकेत देते हैं कि इस क्षेत्र के नीचे कई ऐसी पुरानी संरचनाएं और सबटेरेनियन चेम्बर्स मौजूद हैं जो अभी तक पूरी तरह उजागर नहीं हुए हैं, लेकिन जिनके संकेत आज वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को लगातार चौंकाते रहते हैं। एएसआई और भूविज्ञान विभाग द्वारा किए गए मल्टीपल मैग्नेटिक रेजोनेंस सर्वेस में कुरुक्षेत्र के कई पॉकेट्स जैसे ज्योतिसर, अमीन, पेहोवा, भोर सैदान और भगवानपुरा के आसपास भूमि के नीचे लिनियर अनोमलीज, सिमेट्रिकल कैविटी पैटर्न्स,
रेक्टिलिनियर फाउंडेशंस और क्लस्टर लाइक डिप्रेशंस मिले हैं जो किसी बड़े एंशिएंट सेटलमेंट, मिलिट्री इंस्टॉलेशन या अंडरग्राउंड पैसेज सिस्टम की ओर इशारा करते हैं। जीपीआर तस्वीरों में लगभग 2.5 से 7 मीटर की गहराई पर ऐसे रेक्टेंगुलर चेंबर लाइक वॉइड्स दिखाई देते हैं जिनका अलाइनमेंट नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट पैटर्न से मेल खाता है, वही दिशा जो कई प्राचीन ग्रंथों में बैटल फॉर्मेशंस और स्ट्रैटेजिक शेल्टर्स से जुड़ी मिलती है। इन कैविटीज के एजेस काफी यूनिफॉर्म हैं, जिससे यह साबित होता है कि वे प्राकृतिक गुफाएं नहीं बल्कि मानवनिर्मित संरचनाएं थीं, संभवतः स्टोरेज सेल्स, इमरजेंसी हाइडआउट्स, रिचुअल चेंबर्स या कम्युनिकेशन टनल्स के रूप में उपयोग की जाती होंगी। मल्टीलेयर सॉइल स्ट्रैटिग्राफी के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कुरुक्षेत्र के नीचे सक्सेसिव कल्चरल लेयर्स मौजूद हैं, लेट हड़प्पन, पीजीडब्ल्यू, एनबीपीडब्ल्यू और अर्ली हिस्टोरिक पीरियड्स, और इन सभी लेयर्स में कहीं कहीं स्ट्रक्चरल डिस्टरबेंसेस और फिल्ड इन ट्रेंचेस के निशान मिले हैं, जिनका पैटर्न बैटलफील्ड मॉडिफिकेशंस और टेम्परेरी कंस्ट्रक्शंस से मेल खाता है। कुछ जियोफिजिकल मैप्स में सर्कुलर रैम्पर्ट लाइक आउटलाइंस भी दिखते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि प्राचीन काल में इस इलाके में फोर्टिफाइड आउटपोस्ट्स थे, संभवतः युद्ध से पहले बनाए गए प्रोटेक्टिव और सर्वेलेंस स्ट्रक्चर्स। सबसे दिलचस्प डेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सर्वेज से आया, जिनमें भूमि के नीचे आयरन रिच डेब्री क्लस्टर्स मिले, जैसे फ्रैगमेंटेड वेपन्स, मेटालिक स्लैग, डैमेज्ड एरोहेड्स और फर्नेस बाय प्रोडक्ट्स, जो यह साबित करते हैं कि कुरुक्षेत्र बैटलफील्ड न केवल घटनाओं का केंद्र था बल्कि इसके आसपास स्मिथिंग और वेपन मेंटेनेंस जोन्स भी मौजूद थे। वहीं कुछ जगहों पर डीप सबसर्फेस कैविटीज बिल्कुल टनल लाइक लगते हैं, जिनकी लंबाई 20-60 मीटर तक अनुमानित की गई है और जिनकी ओरिएंटेशन यह संकेत देती है कि ये टनल्स संभवतः दो प्राचीन सेटलमेंट्स को जोड़ते थे, या फिर वे ऐसे सेफ पैसेज राउट्स थे जो युद्ध के समय स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किए जाते होंगे। हालांकि इन चेंबर्स का पूर्ण उत्खनन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जियोफिजिकल अनोमलीज की डेंसिटी यह साबित करती है कि कुरुक्षेत्र का बैटलफील्ड सिर्फ एक खुला मैदान नहीं था, यह एक लेयर्ड आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप था जिसमें हिडन स्ट्रक्चर्स, फॉरगॉटन राउट्स और बेरीड इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं। इन फाइंडिंग्स को जब सैटेलाइट मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजरी के साथ जोड़ा गया तो कई जगहों पर सॉइल डिस्कलरेशन पैटर्न्स दिखे, जो एंशिएंट वाटर चैनल्स, मोट लाइक फॉर्मेशंस और टेम्परेरी एनकैंपमेंट्स के संकेत हैं। बैटलफील्ड मैपिंग के इन प्रमाणों से आज यह साफ हो रहा है कि युद्ध क्षेत्र के नीचे एक जटिल नेटवर्क था, कभी कभी हड़प्पन ड्रेनेज लाइंस से जुड़ा, कभी पेंटेड ग्रे वेयर सेटलमेंट्स के फाउंडेशंस से, और कभी आयरन प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के साथ ओवरलैपिंग। यही नेटवर्क आज सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि इससे साबित होता है कि कुरुक्षेत्र का भूदृश्य महाभारत काल में आज जैसा बिल्कुल नहीं था। यह सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से भरा एक मल्टीलेयर्ड जोन था जहां सतह के नीचे छुपी संरचनाएं उस समय की इंजीनियरिंग और सामरिक बुद्धिमत्ता का वास्तविक प्रमाण हैं। कृष्ण के गुप्त युद्ध का संदर्भ जब हम पुराणों, लोक कथाओं और आर्कियोलॉजिकल पैटर्न्स के साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बेहद दिलचस्प और लेयर्ड तस्वीर सामने आती है, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाणों की जगह इनडायरेक्ट हिस्टोरिकल ट्रेल्स, कल्चरल मेमोरी और ग्राउंड लेवल अनोमलीज प्रमुख भूमिका निभाते हैं। पुराणों में कई बार ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां कृष्ण को न केवल स्ट्रैटेजिस्ट बल्कि एक कवर्ट ऑपरेशंस के जानकार के रूप में भी दर्शाया गया है, जैसे नारदा पुराना, विष्णु पुराना और हरिवंशा में अलग अलग स्थलों पर अंडरग्राउंड शेल्टर्स, सीक्रेट पैसेजेस और टैक्टिकल रिट्रीट्स का उल्लेख मिलता है, जिन्हें कुछ इतिहासकार कुरुक्षेत्र क्षेत्र की जियोलॉजिकल पेक्युलैरिटीज से जोड़ते हैं। हरियाणा की लोक कथाओं, खासकर कुरुक्षेत्र, पेहोवा, कैथल, करनाल और अमीन क्षेत्र में यह दावा मिलता है कि कृष्ण ने कुछ निर्णायक संघर्ष खुले बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि धरती के नीचे बने मार्गों या छिपी बस्तियों से संचालित किए,
और यह ओरल नैरेटिव्स हजारों साल से एक ही तरह से रिपीट होती रही हैं। जब इन क्लेम्स को आर्कियोलॉजिकल पैटर्न्स के साथ कंपेयर किया गया तो पता चला कि कुरुक्षेत्र के आसपास कई ऐसे स्थान हैं जहां जीपीआर स्कैन्स और रिमोट सेंसिंग इमेजरी लगातार टनल लाइक वॉइड्स, लिनियर अंडरग्राउंड कैविटीज और चेंबर क्लस्टर्स दिखा रही हैं जो किसी ऑर्गेनाइज्ड अंडरग्राउंड सिस्टम की ओर संकेत करते हैं, हालांकि अभी तक उनका पूर्ण उत्खनन नहीं हुआ है। पेंटेड ग्रे वेयर और लेट हरप्पन कल्चरल लेयर्स के ओवरलैपिंग सेटलमेंट पैटर्न्स में भी ऐसे डिस्टर्बेंसेस मिले हैं जिनका संबंध किसी लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट या रैपिड मूवमेंट की ओर इशारा करता है। भोर सैदान माउंड और भगवानपुरा साइट्स पर आर्कियोलॉजिस्ट्स को बर्न्ट लेयर्स, ब्रोकन मेटालिक फ्रैगमेंट्स, आयरन स्लैग और सडन अबैंडनमेंट ट्रेसेस मिले जो ऐसे समय से जुड़े हैं जब क्षेत्र में कोई इंटेंस स्ट्रैटेजिक घटना घटी हो। कुछ स्कॉलर्स आर्ग्यूमेंट देते हैं कि कृष्ण से जुड़े गुप्त युद्ध का अर्थ एक्चुअल अंडरग्राउंड वॉरफेयर नहीं बल्कि रणनीतिक डिसेप्शन ऑपरेशंस हो सकता है, जैसे एम्बुश, नाइट रेड्स, टैक्टिकल रिट्रीट्स और सरप्राइज काउंटर मूवमेंट्स, जिनका इनडायरेक्ट एविडेंस सेटलमेंट डिस्टर्बेंसेस और बेरीड फोर्टिफिकेशन ट्रेसेस में मिलता है। हरियाणा की लोक कथाओं में कृष्ण ने अंडरग्राउंड मार्ग से सेनाओं को घेर लिया जैसी पंक्तियां संभवतः इन टैक्टिकल मैनूवर्स की सिंप्लीफाइड मेमोरीज हैं, जिन्हें समय के साथ भूमिगत युद्ध की कहानी के रूप में व्याख्यायित किया गया। सबसे रोचक पैरेलल तब दिखता है जब पुराना रेफरेंसेस और प्रेजेंट डे आर्कियोलॉजिकल अनोमलीज दोनों एक ही भूगोल पर इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे अमीन क्षेत्र जहां पांडवों के चक्रव्यूह की कथा जुड़ी है और ठीक वहीं जीपीआर में सर्कुलर ग्राउंड डिस्टर्बेंसेस संकेत देते हैं, या पेहोवा कुरुक्षेत्र बेल्ट जहां कृष्ण के वॉर कैंप्स के लोकमान्य कथन हैं और वहीं आयरन रिच डेब्री क्लस्टर्स तथा टेम्परेरी सेटलमेंट लेयर्स मिले हैं। इन सब क्लूज का कंबाइंड एनालिसिस यह बताता है कि कृष्ण से जुड़े गुप्त युद्ध को साइंटिफिक टर्म्स में पूरी तरह डिकोड करना मुश्किल है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि कल्चरल मेमोरी, हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट और आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप एक साझा नैरेटिव की ओर संकेत करते हैं कि कुरुक्षेत्र एक साधारण फ्लैट मैदान नहीं था बल्कि एक ऐसा युद्ध क्षेत्र था जहां ऊपर की लड़ाई के साथ साथ गुप्त योजनाएं, छिपे मूवमेंट राउट्स, स्ट्रैटेजिक हाइडआउट्स और रिमार्केबली एडवांस्ड कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स भी काम में लाए गए थे। यह संबंध आज भी शोध का महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह दिखाता है कि विश्व की सबसे पुरानी युद्ध परंपराओं में से एक कैसे लोकस्मृति, पुराणों और भूवैज्ञानिक प्रमाणों के मिश्रण से जीवित रहती है। कुरुक्षेत्र क्षेत्र में सर्पदम और चक्रव्यूह टेरेन्स का अध्ययन यह समझने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि क्या वास्तव में यहाँ किसी रूप में अंडरग्राउंड सेटलमेंट्स, हिडन पैसेजेस या सबसर्फिस डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स मौजूद थे, क्योंकि ये दोनों भौगोलिक पैटर्न ऐसे ही संकेत देते हैं जिनका संबंध प्राचीन भारतीय सैन्य संरचनाओं और स्थलरचनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। सर्पदम शब्द कुरुक्षेत्र के आसपास पाए जाने वाले स्नेक लाइक रिज फॉर्मेशंस, वाइंडिंग रेवाइन्स और नेचुरली कर्व्ड लैंड डिप्रेशंस को दर्शाता है, जो सैटेलाइट इमेजरी और टॉपोग्राफिक मैपिंग में एक लगातार पैटर्न की तरह दिखते हैं। ये फॉर्मेशंस सिर्फ नेचुरल एरोजन का परिणाम नहीं हैं, बल्कि कई जगहों पर यह इतने सिमेट्रिकल और लिनियर हैं कि एक्सपर्ट्स को इनमें एंशिएंट मैन मॉडिफाइड पाथवेज या वाटर मैनेजमेंट टनल्स की संभावना दिखती है। कुछ स्थानों पर, जैसे झांसा, अमीन, लोधना और पेहोवा बेल्ट, ये सर्पेंट शेप्ड रिजेस अचानक मिट्टी के नीचे गायब होते हुए दिखते हैं, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट्स को संदेह होता है कि शायद इनके नीचे हॉलो कैविटीज या बेरीड चैनल्स हो सकते हैं, जो किसी समय पर मूवमेंट राउट्स या कनेक्टिंग कॉरिडोर्स रहे हों। इसी तरह चक्रव्यूह टेरेन्स, जिनका नाम महाभारत के प्रसिद्ध रणनीतिक फॉर्मेशन के रिजेम्बलेंस के कारण रखा गया, कुरुक्षेत्र के पानीपत, थानेसर स्ट्रिप में सर्कुलर डिप्रेशंस, कॉन्सेंट्रिक एलिवेटेड रिंग्स और रेडिएटिंग सॉइल डिस्टर्बेंसेस के रूप में दिखते हैं।
भूवैज्ञानिक परीक्षणों में इन सर्कुलर पैटर्न्स के नीचे अलग प्रकार की मिट्टी, बर्न्ट क्ले ट्रेसेस, मेटालिक फ्रैगमेंट्स और कॉम्पैक्टेड सॉइल लेयर्स मिली हैं, जो किसी एंशिएंट कंस्ट्रक्शन या डिफेंसिव आर्किटेक्चर की उपस्थिति का संकेत देती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि यह फॉर्मेशंस केवल युद्ध रणनीति का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि संभव है कि युद्ध के समय उपयोग किए गए रिंग शेप्ड एनकैंपमेंट्स, ऑब्जर्वेशन माउंड्स या एंट्री एग्जिट कंट्रोल्ड जोन्स रहे हों, जिन्हें बाद में लोक कथाओं में चक्रव्यूह संरचना से जोड़ा गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सर्पदम और चक्रव्यूह दोनों टेरेन्स कई आर्कियोलॉजिकल हॉटस्पॉट साइट्स को अंडर सरफेस पॉइंट्स पर कनेक्ट करते दिखाई देते हैं, जैसे भगवानपुरा, लेट हरप्पन सेटलमेंट, भोर सैदान, एंशिएंट फॉसिल रिच माउंड, रंतुका हैबिटेशन और अमीन की एंशिएंट फोर्टिफिकेशन बेल्ट, और यह सब एक इनविजिबल नेटवर्क की तरह अलाइन होते हैं, जिससे अंडरग्राउंड सिटी या इंटरकनेक्टेड सबटेरेन स्ट्रक्चर्स का सिद्धांत और मजबूत होता है। रिमोट सेंसिंग डेटा, खासकर लीडर स्कैनिंग में कई जगहों पर अननेचुरल सॉल वॉइड्स, स्ट्रेट लाइन कैविटीज और रिपीटेड सबसर्फेस टर्न्स सामने आए हैं, जिनका जियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन कमजोर है, लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन का संकेत मजबूत। हरियाणा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने भी अपनी रिपोर्टों में स्वीकार किया है कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी के नीचे अनयूजुअल डेंसिटी अनोमलीज हैं, जो सामान्य एरोजन या फ्लड प्लेन्स बिहेवियर से मैच नहीं करती। इस कंबाइंड पैटर्न से रिसर्चर्स का मानना है कि यहाँ कभी न कभी एक वेल प्लान्ड सेटलमेंट सिस्टम या मूवमेंट ग्रिड रहा होगा, जो जमीन के ऊपर दिखाई देने वाले शहर से अलग नीचे छिपे संरचनात्मक नेटवर्क के रूप में कार्य करता था। यही टेरेन अनोमलीज पुराणिक विवरणों और लोकस्मृति में बताई अंडरग्राउंड गतिविधियों के साथ जब इंटरसेक्ट होती हैं, तो यह सिद्धांत मजबूती पाता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र सिर्फ ओपन लैंड नहीं था, यह एक मल्टीलेयर्ड, इंजीनियर्ड और स्ट्रैटेजिकली डिजाइंड लैंडस्केप था, जिसमें सर्पदम जैसी नेचुरल लुकिंग टनल्स और चक्रव्यूह जैसी पैटर्न्ड एलिवेशंस एंशिएंट डिफेंसिव इंटेलिजेंस का वास्तविक प्रमाण हो सकती हैं। कुरुक्षेत्र क्षेत्र में हुए हालिया एक्सकवेशंस और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (GPR) सर्वेस ने जमीन के नीचे मौजूद कैविटीज, टनल लाइक स्ट्रक्चर्स और आयरन फॉर्मेशंस के बारे में कई महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं, जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट्स और जियोसाइंटिस्ट्स दोनों को यह मानने पर मजबूर किया है कि इस क्षेत्र की भूमि संरचना साधारण एल्यूवियल प्लेन्स जैसी नहीं है, बल्कि इसमें कई पुरानी मैन-मेड और नेचुरल सबसरफेस लेयर्स एक दूसरे के ऊपर मौजूद हैं। एएसआई और हरियाणा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा थानेसर, अमीन, भगवानपुरा, भीरराना एक्सटेंशन जोन और पेहोवा बेल्ट में किए गए GPR स्कैन्स में लगभग हर बड़े माउंड के नीचे कंसिस्टेंट वॉइड पैटर्न्स दिखाई दिए, जिनमें कई कैविटीज स्ट्रेट लाइन्ड, यूनिफॉर्मली कर्व्ड या मल्टीचेम्बर्ड स्ट्रक्चर्स की तरह बिहेव करती हैं। यह ऐसे संकेत हैं जो सामान्य भूगर्भीय एरोजन से मेल नहीं खाते। खासकर अमीन माउंड के नीचे करीब 3-6 मीटर गहराई पर जो लिनियर कैविटीज मिली, वे एक तरह से पैरेलल टनल ग्रिड्स जैसी दिखाई देती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग एक जैसी है, जिससे एक्सपर्ट्स को संदेह है कि शायद यह किसी एंशिएंट पैसेज सिस्टम या इंटरकनेक्टेड स्टोरेज चेम्बर्स का हिस्सा रही हों, क्योंकि नेचुरल कैविटीज में इतना यूनिफॉर्म ज्योमेट्री नहीं मिलता। भगवानपुरा साइट पर GPR रिफ्लेक्शंस में शैलो मेटालिक डेंसिटी जोन्स मिले, जिन्हें बाद में ट्रायल एक्सकवेशन में आयरन स्लैग क्लस्टर्स, स्मेल्टिंग पिट्स और कॉम्पैक्टेड क्ले लाइन्ड चेम्बर्स के रूप में पहचाना गया, जिनका संबंध सांस्कृतिक रूप से पेंटेड ग्रे वेयर और लेट हरप्पन ट्रांजिशनल फेज से जुड़ता है। इससे यह संकेत मजबूत हुए कि इस क्षेत्र में एडवांस्ड आयरन वर्किंग एक्टिविटीज सिर्फ सरफेस पर नहीं, बल्कि कई स्थानों पर सेमी सबटेरेनियन स्ट्रक्चर्स में भी संचालित होती थीं। इसी तरह पेहोवा के पास मिले डीप कंटिन्यूअस रिफ्लेक्टर्स ने रिसर्चर्स को चौंका दिया, क्योंकि वे लगभग 45-60 मीटर लंबी लिनियर अनोमलीज हैं, जो मिट्टी के नीचे ऐसे फैलती हैं मानो किसी समय पर यहाँ कोई एलोंगेटेड पैसेज,
एक्वेडक्ट या रीइंफोर्स्ड अंडरग्राउंड कॉरिडोर मौजूद रहा हो। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जियोआर्कियोलॉजी विभाग ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि कई स्थानों पर मिट्टी की गहराई में कॉम्पैक्टेड सॉइल लेयर्स के नीचे बर्न्ड पैचेस और आयरन रिच सेडिमेंट्स लगातार मिल रहे हैं, जिससे यह भी संकेत मिलता है कि भूमिगत में कभी मानव गतिविधि या हाई टेम्परेचर प्रोसेसेस हुई हों। राखीगढ़ी भगवानपुरा कॉरिडोर में साइज्मिक माइक्रोट्रेमर मैपिंग के दौरान भी अननेचुरल सबसर्फिस रेजोनेंस दर्ज हुआ, जो हॉलो स्पेसेस की ओर इशारा करता है। हालांकि एक्सकवेशन अनुमति न होने के कारण इन्हें अभी वेरीफाई नहीं किया जा सका। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कई जीपीआर क्रॉस सेक्शंस में कैविटीज एक दूसरे से जुड़े हुए पैटर्न्स बनाती हैं, कुछ कर्व टू कर्व लिंकिंग दिखाती हैं, कुछ टी जंक्शन जैसी ब्रांचेस देती हैं, और कुछ एक ही डेप्थ लेवल पर पैरेलल चलती हैं, जो किसी इंटीग्रेटेड अंडरग्राउंड डिजाइन की संभावना बढ़ाते हैं। आयरन फॉर्मेशंस की बात करें तो थानेसर और अमीन दोनों क्षेत्रों में 2-4 मीटर की गहराई पर फेरस नोड्यूल्स, आयरन कॉन्क्रीशंस और स्लैग पॉकेट्स मिले, जो यह दर्शाते हैं कि आयरन एज के दौरान मेटलर्जी न केवल सरफेस पर सक्रिय थी बल्कि संभवतः सुरक्षा, तापमान नियंत्रण और रिसोर्स स्टोरेज के कारण अंडरग्राउंड भी कार्यरत रही होगी। इन सब रिपोर्टों के कंबाइंड एनालिसिस से रिसर्चर्स इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि कुरुक्षेत्र का लैंडस्केप केवल टॉप सरफेस पर बसे प्राचीन नगरों से परिभाषित नहीं होता, बल्कि इसके नीचे भी एक मल्टीलेयर्ड ह्यूमन मॉडिफाइड जियोलॉजिकल आर्किटेक्चर मौजूद है, जिसमें टनल्स, कैविटीज, चेम्बर्स और आयरन प्रोसेसिंग एविडेंस एक यूनिफाइड सबसरफेस नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा नेटवर्क जिसे अभी पूरी तरह अनकवर करना बाकी है, लेकिन जिसका स्वरूप कुरुक्षेत्र के इतिहास, युद्ध परंपरा और सेटलमेंट डायनामिक्स को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र की वास्तविक प्राचीन नगरी, उसके आयरन एज एविडेंस और मॉडर्न आर्कियोलॉजी की संयुक्त रिपोर्ट आखिरकार एक ऐसी तस्वीर बनाती है जिसमें मिथक, इतिहास और विज्ञान तीनों एक दूसरे को पूरा करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उत्खनन, जीपीआर स्कैन्स, जियोलॉजिकल मैपिंग और आर्टिफैक्ट एनालिसिस सभी यह संकेत देते हैं कि कुरुक्षेत्र केवल एक धार्मिक स्थल या महाभारत युद्ध का स्मृति क्षेत्र नहीं था, बल्कि यह एक बहुस्तरीय, हाईली ऑर्गेनाइज्ड, टेक्नोलॉजिकली एडेप्टिव और लगातार इवॉल्विंग प्राचीन नगरी का केंद्र था, जहां आयरन एज की शुरुआत से लेकर लेट हड़प्पन ट्रांजिशन तक मानव गतिविधि धरातल के ऊपर और नीचे दोनों में बेहद सक्रिय थी। पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति के यूनिफॉर्म सेटलमेंट पैटर्न्स, भगवानपुरा के फोर्टिफाइड हैबिटेशंस, अमीन के मेटलर्जिकल रिमेन्स, भीरराना, राखीगढ़ी बेल्ट के स्ट्रैटिफाइड लेयर्स और पेहोवा जोन के लिनियर सबसरफेस अनोमलीज मिलकर यह सिद्ध करते हैं कि इस क्षेत्र में कम से कम 1200 से 1500 वर्षों तक अनइंटरप्टेड हैबिटेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चलती रही। और यह कंटिन्यूटी कुरुक्षेत्र को उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण कल्चरल क्लस्टर्स में बदलती है। आधुनिक उत्खनन रिपोर्टों से स्पष्ट है कि कुरुक्षेत्र की पुरानी नगरी केवल एक सतही सेटलमेंट नहीं थी, इसके नीचे भी चेम्बर्स, कैविटीज और अलाइंड टनल लाइक पैटर्न्स मौजूद थे, जो संभवतः रिसोर्स स्टोरेज, डिफेंस ऑपरेशंस, वाटर मैनेजमेंट या इमरजेंसी मूवमेंट के लिए उपयोग किए जाते रहे होंगे, और यही मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर इसे अंडरग्राउंड सिटी की परिकल्पना के करीब लाता है। आयरन एज एविडेंस जैसे स्लैग क्लस्टर्स, स्मेल्टिंग पिट्स, कॉम्पैक्टेड फर्नेसेस, फेरस नोड्यूल्स और कंट्रोल्ड हीटिंग रेसिड्यूज यह दर्शाते हैं कि कुरुक्षेत्र क्षेत्र में आयरन मेटलर्जी साधारण ट्राइबल या रूरल पिघलाने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राफ्ट इंडस्ट्री थी जो स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स और सिस्टमैटिक प्रोडक्शन पर आधारित थी। और यही मेटलर्जिकल एफिशिएंसी बाद में महाभारत जैसी विशाल संघर्ष की ट्रेडिशनल मेमोरी से इनडायरेक्टली जुड़ती है। कृष्ण के रणनीतिक युद्ध संदर्भ
लोक कथाओं में अंडरग्राउंड मार्गों का उल्लेख, पुराना रेफरेंसेस और मॉडर्न जीपीआर अनोमलीज जब एक ही भौगोलिक इलाके पर इंटरसेक्ट करते हैं तो यह संकेत मिलता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध परिदृश्य केवल ओपन बैटलफील्ड पर सीमित नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी टेरेन आर्किटेक्चर का हिस्सा था जो युद्ध रणनीति, सेटलमेंट इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन को एक साथ जोड़ती है। मॉडर्न आर्कियोलॉजी की फाइनल असेसमेंट यह सुझाती है कि कुरुक्षेत्र का वास्तविक इतिहास अभी भी आधा उजागर और आधा मिट्टी के नीचे छुपा हुआ है। जो उत्खनन हुए हैं वे केवल सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग प्रदान करते हैं और डीपर लेयर्स में अभी भी अनेक आर्कियोलॉजिकल सीक्रेट्स मौजूद हो सकते हैं जिन्हें भूकंप सुरक्षा, हेरिटेज लॉज और अर्बनाइजेशन की वजह से पूरी तरह खोदना संभव नहीं हो पाया। लेकिन उपलब्ध प्रमाणों से इतना स्पष्ट है कि कुरुक्षेत्र एक मल्टी सिविलाइजेशनल कंटिन्यूअम है, जहां हरप्पन फाउंडेशंस, वैदिक ट्रांसफॉर्मेशंस, आयरन एज इनोवेशंस, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चरल एक्सपेंशंस और मेडिवल रिस्ट्रक्चरिंग सभी ने मिलकर इसे एक अनोखी अर्बन कल्चरल आइडेंटिटी दी। इसी वजह से मॉडर्न रिसर्चर्स का निष्कर्ष है कि कुरुक्षेत्र को समझने का मतलब केवल महाभारत को समझना नहीं, बल्कि उत्तरी भारत की हजारों वर्षों की भूआकृतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी यात्रा को समझना है। एक ऐसी यात्रा जिसे अभी भी एक्सकवेशन लेयर्स, सॉइल डेंसिटीज, मेटलर्जिकल रेसिड्यूज और जियो आर्कियोलॉजिकल क्लूज चुपचाप बयान करते रहते हैं।